नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर प्रश्न आपको यहां पर पौधे और आवास से संबंधित मिलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो ही आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, बालक को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण। यहाँ पर देखिए, आराम व निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण आपको बताना है बालक को दिए जाने वाले इन चारों विकल्पों के माध्यम से। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं। यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न आएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो प्रश्न में बालक को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सर्वोत्तम उदाहरण होगा वो होगा कि वहाँ जिस परिवार में रहता है, ये सर्वोत्तम उदाहरण है बालक को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में खेलों का आयोजन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। प्रश्न में पूछा गया है, आपका विद्यालय है उसमें खेलों का आयोजन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। इन चारों विकल्पों को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, आपके विद्यालय में खेलों का आयोजन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप यथासंभव विद्यालय परिसर में रहकर छात्रों का उत्साहवर्धन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव का सामाजिकरण प्राणी होना है, मानव का अकेला होना है, कार्य करने में परेशानी होना है या फिर उत्तरदायित्वों के निर्वाह की भावना है। तो यहाँ पर देखिए, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा होगा मानव का सामाजिकरण सामाजिक प्राणी होना। ये परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रामीण अधिवास के वितरण को निम्नलिखित में से कौन सा कारण प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। देखिए, ग्रामीण अधिवास के वितरण के बारे में पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से वो कौन सा कारण है जो कि प्रभावित नहीं करता है। भूमि का स्वरूप, जलवायु, जल की प्राप्ति या फिर औद्योगिकरण। तो याद रखिएगा ये है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण ग्रामीण अधिवास के जो विवरण को इन चारों विकल्पों में से जो प्रभावित नहीं करता है वो है औद्योगिकरण। तो यहां पर राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है पांचवा, छोटे बच्चों के सामाजिकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वहां है। यहाँ पर आपको देखिए, छोटे बच्चे के सामाजिकरण में खेलों द्वारा लाभ के बारे में आपको बताना है कि वहां क्या है। बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है या फिर बालक के शारीरिक एवं गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, छोटे बच्चों के सामाजिकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वहां बालक सामाजिक प्रत्याशों के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है छठा, अधिकतर शिक्षा बोर्डों ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है। क्यों लगाया है। पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया है, इसलिए पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है, इसलिए वे नए रोग फैला सकते हैं, इसलिए या फिर पशु विच्छेदन के लिए अब पशु उपलब्ध नहीं है। यदि आप इन चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं कि अधिकतर शिक्षा बोर्डों ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, परिवारों के टूटने के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली प्रतिक्रिया। यहाँ पर देखिए, परिवार के टूटने के फलस्वरूप जब परिवार टूट जाता है तो उसके बाद जो बच्चे पर होने वाली जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में आपको बताना है कि बच्चों का अंतर्मुखी होना है, बच्चों में विद्रोहपन अपना है, बच्चों का कुंठित होना है या फिर ये सभी हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये सभी। जब परिवार टूटता है तो उसके बाद बच्चों पर होने वाली जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर बच्चों पर अंतर्मुखी भी होना है, बच्चों में विद्रोह पनपना भी है और बच्चों का कुंठित होना भी है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा,
पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। जहां तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा इसका आंसर मध्य सिरा है, सिरा विन्यास है, समानांतर सिरा विन्यास है या फिर जालिका है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये सिरा विन्यास है। याद रखिएगा, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास के नाम से जाना जाता है। और आपके नॉलेज में होना चाहिए कि सिरा विन्यास कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा ये 2 प्रकार के होते हैं, जालिका रूपी सिरा और दूसरा होता है समानांतर सिरा। याद रखिएगा, यदि पूछे एग्जाम में कि सिरा विन्यास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, एक होता है जालिका रूपी सिरा और दूसरा होता है समानांतर सिरा। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जड़ कितने प्रकार की होती हैं। तो याद रखिएगा, जड़ 3 प्रकार की होती है। पहली है मूसरा जड़, दूसरी है झकड़ा जड़ जिसे रेशेदार जड़ के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरी जड़ है अपस्थानिक जड़। एक बार फिर दोहरा देता हूं, यदि पूछे एग्जाम में कि जड़ कितने प्रकार की होती है, तो जड़ 3 प्रकार की होती है। होती है मूसला जड़, दूसरी होती है झकड़ा जड़ जिसे रेशेदार जड़ के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरी होती है अपस्थानिक जड़। अब यहां पर आपको बताना है कि वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती हैं। तो याद रखिएगा, ये अवस्तंभ जड़ के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? अपस्तंभ जड़ या फिर अपस्थानिक जड़ के नाम से जानी जाती है वृक्षों के तने या फिर शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर संबंधित है। यहां पर देखिए जो सेरीकल्चर है ये किससे संबंधित है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं। जो कच्चा रेशम होता है उसे बनाने के कीटों का जो पालन होता है उसे ही सेरीकल्चर कहते हैं या फिर रेशम कीट पालन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि रेसिकल्चर किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए रेसिकल्चर रेशम से संबंधित है और रेशम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिल्क कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा, रेसिकल्चर सिल्क से संबंधित है। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यालय परिसर में छात्रों को खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है, क्योंकि क्यों आवश्यक है? इससे छात्रों की अपनी सृजनात्मकता का विकास होगा, इससे छात्रों में स्वस्थ सर्वेगों का विकास होगा, छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए विद्यालय परिसर में छात्रों के खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक क्यों है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये तीनों विकल्प ही हमारे सही होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नगरीय बस्तियां कौन सा कार्य नहीं करती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। देखिए यहाँ पर नगरीय बस्ती के बारे में पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से वो कौन सा कार्य है जो नगरीय बस्तियां नहीं करती है। औद्योगिक, प्रशासनिक, सुरक्षात्मक या फिर ग्रामीण सेवा केंद्र। तो यहाँ पर देखिए नगरीय बस्तियों की बात हो रही है, तो ये जो ग्रामीण सेवा केंद्र हैं ये कार्य नहीं करती है। नगरीय बस्तियां औद्योगिक, प्रशासनिक और सुरक्षात्मक ये तीनों ही कार्य कर सकती है नगरीय बस्तियां, लेकिन ग्रामीण सेवा केंद्र नहीं कर सकती। तो यहां पर राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में कार्यभार कम होने का कारण क्या है। यहाँ पर देखिए मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें परिवार एवं मित्रता से संबंधित 75 प्रश्न आपको दिए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि एकल परिवार किसे कहते हैं, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में कार्यभार कम होने का कारण क्या है। कार्यभार का बांटा जाना, यहाँ पर बांटा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कार्यभार का बांटा जाना, कार्यों को कुशलतापूर्वक करना, कार्यों का व्यवस्थित स्वरूप या फिर कर्तव्यों की उपेक्षा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कार्यभार का बांटा जाना। यहाँ पर देखिए एकल परिवार में कम सदस्य होते हैं और संयुक्त परिवार में ज्यादा सदस्य होते हैं, तो जो कार्य होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में कार्यभार कम होने का कारण है कि कार्यभार को वो बांट लेते हैं। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाल्य खेल समूह का प्रतिनिधि कथन है। यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इन चारों विकल्पों में से बाल्य खेल समूह का प्रतिनिधि कथन कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। समूह में दोनों लिंगों को प्राथमिकता, बालकों में मूल्यों के प्रति लगाव, बालकों के शारीरिक संगठन में पर्याप्त अंतर या फिर बालकों की शारीरिक ऊर्जा एवं स्थिति। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा, देखिए बाल्य खेल समूह के प्रतिनिधि कथन के बारे में पूछा गया है।
तो राइट आंसर होगा बालकों के शारीरिक संगठन में पर्याप्त अंतर। तो यहां पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पेड़ के तंत्रों में से परहो तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहां पर देखिए असत्य कथन पूछा गया है। पेड़ के तंत्रों में से परहो तंत्र के संबंध में, परहो सदा ऊपर की ओर बढ़ता है, इसमें फूल फल व पत्तियां आती है, इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं है, या फिर यहाँ पौधे से बाहर निकला हुआ भाग होता है। तो यहाँ पर देखिए असत्य कथन पूछा गया है। तो देखिए जो पेड़ के तंत्रों में से जो परहो तंत्र से के संबंध में असत्य कथन होगा वो होगा कि इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इसमें तना व शाखाएं दोनों ही सम्मिलित होती हैं। परहो सदा ऊपर की ओर ही बढ़ता है, इसमें फूल फल व पत्तियां ही आती है, और यहाँ पौधे से बाहर निकला हुआ भाग होता है। कौन सा? परहो तंत्र। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा था, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वहां जल जो बिल्कुल शुद्ध और अशुद्धि मुक्त होता है, यहां पर देखिए जो जल शुद्ध होता है, वहां जल जो बिल्कुल शुद्ध और अशुद्धि मुक्त होता है, उसके बारे में आपको बताना है। डिस्टिल्ड वाटर, मिनरल वाटर, झरने का जल, या फिर उबला हुआ जल। जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर आपको सभी को पता होगा, यह होता है हमारा आशुद्ध जल। आशुद्ध जल यानी कि हिंदी में आशुद्ध जल बोलेंगे और इंग्लिश में इसको डिस्टिल्ड वाटर कहेंगे। तो याद रखिएगा, यदि आशुद्ध जल आए तो वो भी सही होगा, और यदि विकल्प में डिस्टिल्ड वाटर होगा तो भी वो राइट आंसर होगा। तो यहां पर पहला वाला हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है, वायरस होता है, प्रोटोजोआ होता है, बैक्टीरिया होता है, या फिर निमेटोड होता है। यहां पर आप सभी को पता होगा कि छोटी माता को और क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है छोटी माता को। तो यहां पर आपको चिकन पॉक्स या फिर छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण बताना है। तो याद रखिएगा ये वायरस के द्वारा होता है। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर हड्डियां का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है। यहां पर इसका कारण आपको बताना है। लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, परिवारों के लोगों द्वारा नशा करने से, या फिर परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो यहां पर जब मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है तो इसका कारण है कि लंबे समय तक शराब का सेवन करने से मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? यहां पर इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या फिर जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा पृथ्वी, समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ये इकोसिस्टम की सही परिभाषा या फिर पारिस्थितिकी तंत्र की सही परिभाषा होगी। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिस अवस्था में नगर के आर्थिक एवं सामाजिक संगठन बिगड़ने लगते हैं उस अवस्था को कहते हैं। उस अवस्था को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। टायरेनोपोलिस कहते हैं, नेक्रोपोलिस कहते हैं, पोलिस कहते हैं, या फिर ईओपोलिस कहते हैं। यहाँ पर देखिए और भी किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। यदि प्रश्न पूछा जाए कि मैनफोर्ड के अनुसार नगरों की जो अवस्थाएं उन्होंने कितने प्रकार की बताई हैं, तो उन्होंने 4 प्रकार की बताई। कितने प्रकार की बताई हैं? मैनफोर्ड के अनुसार नगरों की अवस्था 4 प्रकार की। कौन कौन सी है? ईओपोलिस है, पोलिस है, मेट्रोपोलिस है और मेगलोपोलिस है। यहाँ पर देखिए एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर क्रम भी पूछा जा सकता है कि मैनफोर्ड के अनुसार जो नगरों की उन्होंने अवस्था बताई है 4, उनका आपको क्रम बताना है। तो क्रम आपको पता होना चाहिए, पहली कौन सी, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो पहली है ईओपोलिस, दूसरी है पोलिस, तीसरा है मेट्रोपोलिस और चौथा है मेगलोपोलिस। याद रखिएगा इन चारों अवस्थाओं को। साथ ही साथ यदि प्रश्न में पूछा जाए कि नगरों के विकास की चरम सीमा क्या है, तो वो है नेक्रोपोलिस। याद रखिएगा, यदि पूछे एग्जाम में कि नगरों के विकास की चरम सीमा क्या है, तो राइट आंसर हमारा नेक्रोपोलिस होगा।
चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि जिस अवस्था में नगर के आर्थिक एवं सामाजिक संगठन बिगड़ने लगते हैं उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को टायरेनोपोलिस कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। और नगरों के विकास की चरम सीमा क्या है? तो वो है नेक्रोपोलिस। तो इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? पहला वाला होगा। चलिए 21वां प्रश्न है, झोपड़ी की छत में लकड़ी के फटे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ियां प्रयुक्त की जाती है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। नीम की, कीकर की, नीम और कीकर की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा ये नीम और कीकर, यानी कि नीम और कीकर इन दोनों जो पेड़ होते हैं इनकी लकड़ियां प्रयुक्त की जाती है झोपड़ी की छत में लकड़ी के फटे को दीमक से बचाने के लिए। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेन बसेरा है। यहां पर रेन बसेरा क्या है? गर्भ स्थानों से ठंडे स्थानों पर जाना, ठंडे स्थानों से गर्म स्थानों पर जाना, आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियां या फिर अनाथ लोगों के लिए उपलब्ध निवास। तो यहां पर रेन बसेरा के बारे में पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट है। तो याद रखिएगा ये आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियां होती है, रेन बसेरा। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता। यहां पर देखिए पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता पूछी गई है। इनकी त्वचा मोटी होती है, इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, इनके खूर बहुत मजबूत होते हैं, या फिर ये सभी। तो जहां तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जो जीव जंतु की विशेषता है वो इनकी त्वचा भी मोटी होती है, इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल भी होते हैं और इनके खूर जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इग्लू। इग्लू के फर्श पर फर व खाल क्यों बिछाए जाते हैं? यहां पर देखिए इग्लू के फर्श पर फर व खाल क्यों बिछाए जाते हैं? यहां कालीन की भांति काम करते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, घर को गर्म रखते हैं, या फिर सर्दी के एहसास के लिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा घर को गर्म रखने के लिए, घर को गर्म रखते हैं इसलिए इग्लू के फर्श पर फर व खाल बिछाए जाते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की दीवारें किस प्रकार की बनाई जाती है? यहाँ पर देखिए उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में पूछा गया है कि जो घर की दीवारें हैं वो किस प्रकार की बनाई जाती है। मोटी, पतली, एक ईंट की चौड़ाई वाली, या फिर ईंट का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जहां पर उष्ण जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर जो घर की दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हुए हमारी मूल आवश्यकताओं में सम्मिलित कारक कौन सा है? मौसम है, मकान है, महत्वाकांक्षा है, या फिर ये सभी हैं? तो यहां पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हुए हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में पूछा गया है, तो वहां कारक क्या है? मकान है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है? यहां पर देखिए कौन सा कथन असत्य है। स्थायी घरों के संबंध में आपको बताना है भूकंपरोधी, बहुत अधिक मजबूत, टिकाऊ व अधिक समय तक चलने वाले, या फिर सीमेंट, ईंटों व लोहे के प्रयोग से बने। तो यहां पर देखिए कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा भूकंपरोधी। इन चारों विकल्पों में से जो स्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं होगा वो भूकंपरोधी नहीं होगा। तो यहां पर राइट आंसर हमारा पहला वाला ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 28वां, तंबुओं के लगाए जाने के पीछे निहित कारक क्या है? यहां पर देखिए निहित कारक आपको बताना है। तंबुओं के लगाए जाने के पीछे शिविरों का आयोजन, आश्रय प्रदान करना, प्राकृतिक विपत्तियों से रक्षा करना, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर तंबुओं के लगाए जाने के पीछे निहित कारक होगा शिविरों का आयोजन, आश्रय प्रदान करना और प्राकृतिक विपत्तियों से सुरक्षा करना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है,
यायावर जातियों द्वारा निर्मित सहचल घर कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए यायावर जातियों द्वारा निर्मित सहचल घर के बारे में पूछा गया है कि वो क्या कहलाते हैं, झोपड़ी, हाउस बोट, इमारत या फिर कारवा। तो याद रखिएगा यदि प्रश्न में पूछा जाए कि यायावर जातियों द्वारा निर्मित सहचल घर कहलाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कारवा कहलाते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अंतिम प्रश्न है हमारा, आश्रय के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन सामान्य नाम क्या है। सरल सा प्रश्न है, चारों विकल्पों को पढ़ते ही आप राइट आंसर लगा सकते हैं। झोपड़ी है, पेड़ों पर घर है, इमारत है या फिर खंभों पर टिके घर है। तो यहाँ पर देखिए प्राचीन नाम पूछा गया है, सामान्य नाम। तो राइट आंसर होगा आश्रय के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन जो सामान्य नाम होगा वो झोपड़ी होगा। क्या होगा, झोपड़ी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। तो यहीं पर हमारे जो आज के 30 प्रश्न थे पर्यावरण अध्ययन के। तो आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो ही आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।